हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर जैविक प्रक्रम या जैव प्रक्रम, जिसको कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेस। ये जो जैव प्रक्रम चैप्टर है, हम इसे कंप्लीट करेंगे 4 पोर्शन में: पोषण, श्वसन, वहन एंड द लास्ट वन इज उत्सर्जन। ठीक है, तो जैविक प्रक्रम को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे सजीव और निर्जीव पे, क्योंकि जैविक प्रक्रम किस में होंगे? सजीवों में होंगे। तो आप सभी को पता है कि सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं, यानी सजीवों के क्या लक्षण है और निर्जीवों के क्या लक्षण है। लेकिन फिर भी कुछ माइन्यूट से डिफरेंसेस है जो आपको आज पता चलेंगे। देखिए, हम जनरली क्या बोल सकते हैं, जो चल फिर सकते हैं वो क्या होते हैं? सजीव होते हैं, राइट। लेकिन क्या पेड़ चल फिर सकते हैं? प्लांट्स चल फिर सकते हैं? नहीं। तो क्या वो निर्जीव हैं? गलत, क्योंकि वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वृद्धि करते हैं वो सजीव होते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि वायरस वृद्धि नहीं करते हैं। तो क्या वायरस निर्जीव है? नहीं। वायरस किस में रखे गए हैं? सजीवों में रखे गए हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसके आधार पर हम सजीव और निर्जीव में अंतर कर सकते हैं? ठीक है, तो कुछ प्रक्रम होते हैं, कुछ जैविक प्रक्रम होते हैं। अगर उन प्रक्रियाओं को जीव अपनाते हैं तो वो किस में आते हैं? सजीवों में आते हैं। इसी आधार पर जीवों को किस में रखा गया? सजीवों में रखा गया। ऐसा नहीं है कि चल फिर सकते हैं, सांस ले रहे हैं तो किस में रख दिया उन्हें? सजीवों में रख दिया। कुछ प्रक्रियाएं हैं जीवों की, उसके आधार पर जीवों को किस में? सजीवों और निर्जीवों में वर्गीकृत किया गया। तो देखिए कि वो कौन से प्रक्रम है? जैव प्रक्रम है। पहले ये देखिए आप कि वह जीव जो जैविक प्रक्रम की प्रक्रियाओं को अपनाते हैं, क्या कहलाते हैं? सजीव। तो सजीवों को सजीवों में रखने का मेन आधार क्या होगा? ऐसे जीव जो जैव प्रक्रम की प्रक्रियाओं को अपनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। अब इस डेफिनेशन में एक न्यू वर्ड आपके सामने आ रहा है, वो क्या है? जैविक प्रक्रम। यह आपने पहली बार सुना होगा कि जैविक प्रक्रम। तो मैं आपको बताती हूँ कि जैविक प्रक्रम क्या होते हैं। देखिए, जैविक प्रक्रम को हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं, जल्दी समझ आ जाएगा। वे प्रक्रियाएं जो जीवों के अनुरक्षण का कार्य करती है। वे प्रक्रियाएं जो जीवों के अनुरक्षण का कार्य करती है, क्या कहलाती है? जैविक प्रक्रियाएं। जैविक प्रक्रिया कहलाती है। और ये प्रक्रम क्या कहलाता है? जैविक प्रक्रम। एवं इस प्रक्रम को जैविक प्रक्रम कहते हैं। डेफिनेशन से आ गया समझ, या और भी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है? ऑब्वियसली हो रहा होगा, वो भी मैं भी आपका क्लियर करती हूँ। वह प्रक्रियाएं जो जीवों के अनुरक्षण का कार्य करती है जैविक प्रक्रियाएं कहलाती है, और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? जैविक प्रक्रम कहते हैं। अब इसमें एक न्यू वर्ड आया है आपके लिए, अनुरक्षण। यानी अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? तो देखिए, अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? अनुरक्षण का एक्चुअल मीनिंग होता है पीछे से देखभाल करना।
जैसे होता है ना, बच्चों की मम्मी अगर कहीं चली जाती है तो उनकी पीछे से कौन देखभाल करता है, बिल्कुल वैसे ही पीछे से देखभाल करना, यानी जीवों की रक्षा का कार्य करना, उनकी वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें देखना, ये सारी चीज़ें किस में आती है, जैविक प्रक्रम में आती है। और जो इनका अनुरक्षण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। अब ये आप समझ आ गया आपको सजीव क्या होते हैं और जैविक प्रक्रम क्या होते हैं। अब मैंने बताया था कि हम इस चैप्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करे हैं, 4 पार्ट्स में। उन 4 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को बिल्कुल फिनिश कर देंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आप सभी को पता है कि क्या होता है, पोषण क्या होता है। जो भोजन हम लेते हैं, यानी हम कुछ भी खा रहे हैं फूड, उस फूड का हमारी बॉडी में जाना, बॉडी में जाके उसको डाइजेस्ट करना, यानी कि उसका पाचन होना, उसका अवशोषण करना हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के थ्रू, यानी उसका एब्जॉर्प्शन करना, और उसके बाद उसको एक्सक्रीट कर देना, बॉडी से निकाल देना। इस बीच क्या होता है कि उस फूड में जो मिनरल्स है, जो प्रोटीन है, वो सारा हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होना और उसका हमारी बॉडी में यूज़ होना क्या कहलाता है, पोषण, यानी न्यूट्रिशन। इसको हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। डेफिनेशन कैसे पुटअप करेंगे हम, भोजन का पाचन, उसका अवशोषण, एवं उसका उत्सर्जन। ये सभी चीज़ें किस में आती हैं, पोषण में इंक्लूड की गई है। यानी भोजन को ग्रहण करना, फिर उसके बाद भोजन का पाचन करना। ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि भोजन को ग्रहण करना, भोजन का पाचन करना, उसका अवशोषण करना, और अवशोषण के बाद क्या है, उसका उत्सर्जन करना। ये सारी प्रोसेसेस किस में आती हैं, न्यूट्रिशन के अंतर्गत आती है। अब न्यूट्रिशन 2 प्रकार का होता है, यानी 2 प्रकार से फूड को लिया जा सकता है उसको, उसका पोषण प्राप्त करने के लिए। कौन कौन से, सबसे पहले होता है स्वयं पोषी पोषण, और एक होता है विषम पोषी। लिखने से यानी कि इस देखने से आपको समझ आ रहा है कि स्वयं पोषी पोषण यानी ऐसा पोषण, ऐसा भोजन जो हम स्वयं प्राप्त करते हैं, यानी इसके लिए हमें किसी और पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और विषम पोषी पोषण यानी कि इस पोषण को प्राप्त करने के लिए हमें किसी और पे डिपेंड होना पड़ता है। तो स्वयं पोषी पोषण में क्या आता है, सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है, या हम बोल सकते हैं कि सिर्फ एक ही ऐसा साधन है जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं। कौन है वो, प्लांट्स। यू ऑल आर वेरी नो प्लांट्स, पौधे जो अपने भोजन के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे, बाय फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आज किसकी बात करेंगे, स्वयं पोषी पोषण की। हम स्वयं पोषी पोषण को समझते हैं। देखिए, स्वयं पोषी पोषण में क्या होता है कि हमारे आसपास, जनरली मैं आपको एक डेफिनेशन बता रही हूँ, हमारे आसपास मतलब कि प्लांट के आसपास, हमारे आसपास जो अजैविक घटक होते हैं उनका प्रयोग करके भोजन का निर्माण करना। अब अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं, देखिए अजैविक घटक कौन कौन से होंगे। अजैविक घटक का प्रयोग करके ये क्या करेंगे, उन्हें सरल घटकों में कन्वर्ट कर देंगे। सपोज कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का यूज़ करके क्या बनाते हैं,
एनर्जी बनाते हैं, और इसी एनर्जी को क्या करते हैं वो एज ए फूड भी लेते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा, प्लांट्स को फूड भी मिलेगा। अब ये प्रोसेस एक्चुअल में होती कैसे, फोटोसिंथेसिस पता है आप सभी को कैसे होता है, क्या होता है उसमें, देखिए ये करने से पहले आप ये समझिए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रहता है, इनका क्या होता है, अपचयन होता है, और अपचयन होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी बाहर से अगर कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ को क्या करेंगे, वो लेंगे और उसको संचित करेंगे और किस में, ऊर्जा में परिवर्तित कर देंगे, यानी कि उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। ये कौन कर रहा है, प्लांट्स कर रहा है। ऊर्जा को संचित किससे करेंगे, वो सनलाइट से करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ये देखिए डेफिनेशन बचपन से बढ़ते आए हैं आप, क्या हो रहा है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज, यानी कि अपचयन हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस पूरी प्रोसेस में एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो लाइट एनर्जी है यानी कि जो प्रकाश ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए बहुत सारे वैज्ञानिक आज तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि प्लांट में यानी कि वाटर का यूज़ करके वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में एक्चुअल में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर ये चीज़ पता चल जाए ना तो ये सारी प्रोसेस हम हमारे अंदर भी करने लगे तो हमें भी फूड के लिए किसी और पर डिपेंड होना ही नहीं पड़े, हमारी बॉडी खुद ही अपना फूड प्रिपेयर कर ले। लेकिन ये प्रोसेस हो कैसे रही है, क्योंकि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रही है ये आज तक समझ नहीं आया। बाकी सारी चीज़ें क्लियर है बट यही चीज़ आज तक क्लियर नहीं हो पाई है कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रही है। ये सिर्फ कौन कर सकता है, प्लांट्स कर सकते हैं। प्लांट्स के पास ये पावर है कि वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये प्रोसेस किसके थ्रू होती है, प्लांट है। अब प्लांट में जो ग्रीन पार्ट होगा उसी के थ्रू ये प्रोसेस होगी। और ग्रीन प्लांट पार्ट क्या होता है आप सबको पता है, लीफ, पत्ती। ऐसे ही कुछ पत्ती का स्ट्रक्चर दिखता है आपको। देखिए अब इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसे बोलते हैं स्टोमेटा, यानी पत्ती की सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा को हिंदी में कहा जाता है रंध्र। इन रंध्रों का मुख्य कार्य क्या होता है, दो काम होते हैं इनके। सबसे पहले तो ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जल का निष्कासन करती है, यानी कि जब डे टाइम में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन के टाइम ये स्टोमेटा कैसे हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, यानी कि खुल जाते हैं। और खुलने के बाद क्या करते हैं, ये जल का निष्कासन करते हैं। हम देखते हैं ना गर्मी के टाइम में कि जितना भी पानी डालो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट सूख जाते हैं, यानी क्या होता है उसमें वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस होती है। किस में होती है ये, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्ती की सतह पर, उसको कहा जाता है रंध्र। और रंध्रों का मुख्य कार्य क्या है, बताया मैंने आपको पहले। क्या करते हैं ये, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ये भी एक मुख्य कार्य है, इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। गैसों का आदान प्रदान। एंड सेकंड वन इज वाष्पोत्सर्जन। दोनों किसके थ्रू होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू होते हैं। यानी कि स्टोमेटा में क्या पावर होती है, गैसों का आदान प्रदान करना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। हम प्लांट से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, और प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। अब ये सारी प्रोसेस डे और नाइट टाइम में होती है। वो कैसे होती है मैं समझाती हूँ आपको स्टोमेटा के डायग्राम के थ्रू। देखिए ये देखिए
मैं हमेशा की तरह वैसे ही आपके लिए डायग्राम ऑलरेडी बना कर रखा है, जिससे टाइम कम कंज्यूम होगा, आपका समझ जल्दी आ जाएगा। देखिए ये स्ट्रोमेटा है। कौन से स्ट्रोमेटा है, कैसे बनाए हैं मैंने आपको यहाँ पे एक लीफ का स्ट्रक्चर बताया था ना, और मैंने बताया था कि छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, यानी कि छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, इनको क्या कहा था, स्ट्रोमेटा। अब हम स्ट्रोमेटा को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब देखिए स्ट्रोमेटा में क्या होते हैं, ये दो गार्ड सेल्स होती है, यानी कि द्वार कोशिकाएं होती है। दिख रहा है क्या है ये, गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल आसपास क्या है, लीफ है, इसके अंदर ये आपको ये वाली स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है, क्लोरोफिल। यही है मेन जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं, जिससे फूड प्रिपेयर होता है। अब देखिए ये क्या होती है, दो गार्ड सेल्स होती है, इनको बोला जाता है द्वार कोशिकाएं। जब डे टाइम होता है, यानी कि जब पत्ती पे सनलाइट आती है, धूप आती है, सूर्य का प्रकाश आता है, तब ये गार्ड सेल्स कैसे हो जाती है, ओपन हो जाते हैं, यानी कि खुल जाते हैं। ये देखिए आप यहाँ से क्या हो जाते हैं, ये ओपन हो जाते हैं। इसके बीच में क्या है, स्पेस है, दिख रहा है। ओपन होने से क्या होता है, गैसेस जो अंदर आनी है अंदर आती है, जो बाहर जाना है बाहर जाती है। यहाँ पर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। वही ये सब कब होता है, ये डे टाइम में होता है, यानी दिन के टाइम। ये खुला स्ट्रोमेटा यानी ओपन टाइप का स्ट्रोमेटा, ये लीफ है, ये गार्ड सेल्स है, ये छिद्र है, यानी कि वही पोर्स है गार्ड सेल के बीच में, जहाँ से स्ट्रोमेटा ओपन और क्लोज होने का काम करते हैं। बीच में क्या है, इसके हरित लवक, जिसे क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट। अब इसका ऑपोजिट, यानी कि अगर हम नाइट टाइम की बात करें, नाइट में क्या होगा, गार्ड सेल्स कैसी हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ये कैसी हो गई, क्लोज हो गई, यानी कि बंद हो गई है। बंद होगी तो ना वाटर का लॉस होगा, यानी कि ना इसमें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी, और ना गैसों का आदान प्रदान होगा। यानी कि जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, प्लांट्स लेते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू आती है, इन स्ट्रोमेटा के थ्रू आती है, प्लांट्स के अंदर, यानी कि लीफ के अंदर। और अंदर इसकी जो प्रोसेसेस चलती है, अभी आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे सारी चीज़ें आपकी बुक में दे रखी है, आप भी वैसे ही पढ़िए। तो अंदर जो भी प्रोसेसेस होती है, वो होने के बाद डे टाइम ख़त्म, नाइट टाइम स्टार्ट हुआ। नाइट टाइम में स्ट्रोमेटा कैसे हो गए, क्लोज हो गए, यानी गार्ड सेल्स ने क्या किया, स्ट्रोमेटा को क्लोज कर लिया। स्ट्रोमेटा को क्लोज कर लिया तो ना वाष्पोत्सर्जन हुआ, ना वाटर का लॉस हुआ, ना गैसेस एक्सचेंज हुई, बट जो प्रोसेस अंदर होनी है वो प्रोसेस चलती रहती है। ये हो गया बर्न टाइप का, यानी क्लोज स्ट्रोमेटा, और ये कब होता है, नाइट टाइम में। आया ये आपको समझ कि स्ट्रोमेटा का काम क्या होता है। स्ट्रोमेटा का मेन काम क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करना द्वार कोशिकाओं द्वारा, यानी कि गार्ड सेल्स द्वारा, और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जल को निकालना। यानी कि जब ट्रांसपीरेशन दिन का टाइम होता है तो बहुत बार क्या होता है, प्लांट्स में बहुत ज़्यादा वाटर भी आ जाता है, तब जब सनलाइट आती है प्लांट के ऊपर तो ये क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं, और जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है वो क्या करते हैं, भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, हुआ ये क्लियर आपको कि एक्चुअल में स्ट्रोमेटा कैसे वर्क करते हैं। अब ये बात हो गई प्लांट्स की, यानी कि स्वयं पोषी पोषण की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे विषम पोषी पोषण, यानी कि अगर हम हमारे भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, हम या XYZ कोई भी अदर एनिमल, तो वो पोषण कैसे होता है। करूँ मैं नेक्स्ट, आया पूरा क्लियर हुआ। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसे आपसे क्लियर कर दूंगी। अब हमारे पास आता है विषम पोषी पोषण। अब देखिए विषम पोषी पोषण को हम कितने पार्ट्स में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राणी संपोषण, मृतोपजीवी, एंड परजीवी।
3 प्रकार के पोषण होते हैं, कौन कौन से? प्राणी संपोषण, मृतोपजीवी पोषण और परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन किस में होता है कि अपने आसपास, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम इसे कैसे समझ सकते हैं कि हमारे भोजन को, मतलब आप पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका जल्दी समझ आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल है मानव, यानी कि हम लोग हमारे फूड के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? अदर जो भी फूड है हमारे पास उस पर ही डिपेंड होते हैं। कैसे लेते हैं हम हमारे फूड को? या तो निगल लेते हैं, खा लेते हैं, चबा लेते हैं। उस टाइप का पोषण क्या होगा? प्राणी संपोषण होगा। इसमें क्या होता है कि फूड को या तो निगल सकते हैं या फिर अंतर्ग्रहण की क्रिया होती है। इसमें क्या आते हैं? मानव। और अगर यूनिसेल्युलर एनिमल्स की बात की जाए तो इसमें क्या आता है? अमीबा। वही अगर मृतोपजीवी पोषण की बात की जाए तो क्या होते हैं? ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर डिपेंड होते हैं। इस तरीके का जो पोषण होता है वो कैसा होता है? सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर डिपेंड होता है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स पर। इसमें क्या होती है? आप सभी को पता है, सड़े गले पदार्थों पर कौन डिपेंड होती है? फफूंद। हम देखते हैं ना, बहुत बार हमारे अगर डिब्बे में खाना भी रखा रह जाता है तो क्या होती है वो, सपोज एक रोटी की बात करते हैं, अगर बहुत दिन तक डिब्बे में बंद है तो उस पर एक सफ़ेद सफ़ेद या काली काली सी परत जम जाती है। उस परत को क्या कहा जाता है? फफूंद, यानी कि वो फफूंद होती है। रोटी कैसी होगी? सड़ गई, तो उस सड़े हुए भोजन पे कौन डिपेंड है? ये फफूंद डिपेंड है। अब बताती है परजीवी की। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसके लिए एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, इसमें ना दूसरे को कोई लाभ होता है ना दूसरे को कोई हानि होती है, बस ये उस पर रहता है। ठीक है, दूसरे जीव पर निर्भर होता है। क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसमें? अमरबेल, या बहुत सारे बैक्टीरियाज ले ले, बहुत सारे ऐसे एनिमल ले ले जो किस में रहते हैं? इंटेस्टाइन में रहते हैं, स्टमक में रहते हैं, वो सब किस में आ जाएंगे? पैरासिट में आ जाएंगे। अब हम इनके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये पोषण कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले मृतोपजीवी और परजीवी तो ईजी है। परजीवी में क्या होगा? किसी और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहेगा फूड के लिए अपने, और मृतोपजीवी यानी कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बात। अब बातें आती है प्राणी संपोषण यानी कि मानव की, अमीबा की। तो हम अमीबा को समझते हैं सबसे पहले। डायग्राम बना के रखा था बच्चों, आई थिंक मिस हो गया है वो, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बना के बताती हूँ। देखिए, अगर हम बात करें अमीबा में न्यूट्रिशन की, तो अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है? देखिए, ये है अमीबा। मैं आपको पूरा पहले डायग्राम, देखिए ये स्ट्रक्चर है हमारा किसका? अमीबा का। जो कैसी होती है? कोई यूनिसेल्युलर होती है ना, यानी कि इसका कोई शेप नहीं होता है। ये चीज़ मैं आप पहले पढ़ चुके हैं कि अमीबा का क्या होता है, कोई शेप नहीं होता है। ये देखिए, कलरफुल बनाने से क्या होता है, थोड़ा अट्रैक्टिव डायग्राम हो जाएगा। आप लोगों को अगर पढ़ने की इच्छा ना भी हो रही होगी तो डायग्राम देख के थोड़ा सा पढ़ने का मन तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी जगह,
क्योंकि अगर आप डायग्राम थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते तो अगर आप थ्योरी व्हाट समझ ही रहे होंगे आप क्या कहना चाह रही हूँ मैं, नहीं बट फिर भी आप थ्योरी तो बिल्कुल परफेक्ट ही लिखिए। देखिए ये थोड़ा सा रफली डायग्राम बना दिया है मैंने आपके सामने। अब मैं इस पे करती हूँ नैमलिंग, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, पोषण पढ़ रहे हैं। कौन सा पोषण पढ़ रहे हैं हम, प्राणी संपोषण। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, अमीबा। देखिए ये तो हो जाएगा अमीबा का केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो जाएंगे इसके कूटपाद यानी कि सूडोपोडिया, जिससे कि ये चलता है। ये हो जाएगा इसका भोजन। अमीबा कहाँ है, पानी में है। यहाँ पे सब तरफ क्या है, वाटर ही वाटर, वाटर ही वाटर, पानी पानी है। पानी को हम ऐसे करें, पानी तो ऐसा होता है यार, पानी तो बच्चे थे आप डायग्राम बनाते हो तो पानी कैसे बनाते हो, ऐसे ही बनाते हो ना। अभी अमीबा कहाँ है, पानी में है, ठीक है, वाटर में है। अब इसको क्या मिला, भोजन के कोई कण दिखे, यानी कि ये फूड दिखा इसको। इसने क्या किया, इस फूड को एंगल्फ किया, यानी कि खुद से अपनी बॉडी में लिया। ऐसे इसने अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसे किया, खाद्य कण को अपने अंदर लिया। अंदर लेने के बाद इसे धीरे 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 एंगल्फ किया और यहाँ से अपने कूटपादों को बंद कर लिया, यानी कि क्लोज कर लिया। अब क्लोज करने के बाद ये फूड मटेरियल कहाँ गया, अंदर आ गया। अंदर आने के बाद क्या होगा, इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी अमीबा क्या करेगा, इसका डाइजेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या होता है, प्राणी संपोषण, न्यूट्रिशन। डायग्राम को देख लीजिए एक बार आप, अच्छे से समझ आ रहा है क्या हुआ इसमें। जो फूड था यानी कि जो खाद्य पदार्थ था वो क्या किया, अमीबा ने अपने अंदर ले लिया। अब ये चाहे जटिल है सरल है, इसको क्या करेगा, ये सरल पदार्थों में तोड़ेगा। सबसे पहले तो सरल पदार्थों में तोड़ने के बाद क्या करेगा, बाकी का बचा हुआ जितना भी अंदर क्या करेगा, उसका पाचन करेगा, यानी कि उसका डाइजेशन करेगा। और डाइजेशन करने के बाद नॉर्मल जो जैसे उसका स्ट्रक्चर है वापस अपने पहले वाले स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सिमिलर है, यानी कि अपने जो कूटपाद थे, सूडोपोडिया थे, उनको क्या करा इसने, क्लोज कर लिया। इस तरह का पोषण क्या होगा, प्राणी संपोषण, जो अमीबा में होता है। अब एक और प्राणी संपोषण जो सजीवों में होता है, यानी कि हमारे अंदर होता है, उसकी भी बात कर लेते हैं हम, कैसे होता है वो। ये देखिए आप, थोड़ा सा रफ डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है मैंने। हम यहाँ पे बात करेंगे मानव में पोषण की। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं हम इसे, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। आप सभी को पता है, जनरली हम हमारे एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने खाना खाया, फूड लिया, हमारे मुंह में गया, मुंह में जाने के बाद क्या होगा, दांतों से हम क्या करेंगे, उसका पाचन करेंगे। उसके बाद वो कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। हम बोलते हैं ना खाना कहाँ जाता है, पेट में जाता है। वहाँ पे क्या होता है, इसका डाइजेशन होता है। उसके बाद आंतों में जाता है एंड फाइनली क्या होता है, ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो कैसे हो रही है, ये हम पढ़ेंगे। तो क्या किया हमने, यहाँ से हमने भोजन लिया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे समझ लीजिए, दांत है। यहाँ से क्या हुआ, भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ, यानी भोजन को खाया गया। मुख द्वारा क्या हुआ, अंतर्ग्रहण हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इसका दांतों द्वारा इसको चबाया गया, है ना। इसको हम ग्रसिका बोलेंगे। ये होता है हमारा आमाशय, ठीक है। ये होता है हमारा यकृत। ये होता है हमारे क्षुद्रांत, जिसको कहा जाता है आंत। ये है हमारी गुदा, ठीक है। और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बच रही है,
ये जनरल स्ट्रक्चर है, मैं प्रोसेसेस बताती हूँ आपको कैसे होती है। इसको कहा जाता है प्लीहा, यानी पित्रक भी बोल सकते हैं हम इसे, जो भी बोल सकते हैं। ये होता है हमारा अग्नाशय। तो देखिए डायग्राम आया आपको समझ में। इसमें क्या होता है, हमने फूड लिया, अंतर्ग्रहण हुआ भोजन का। अब जैसे ही भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ, हमारे मुख में क्या स्थित है, जो जीभ है हमारी, लार ग्रंथियाँ, उससे क्या होता है सलाइवा का सिक्रेशन होता है और हमारे भोजन को क्या करती है, चबाने में यानी टुकड़ों में तोड़ने में मदद करती है। वो चिपचिपा लसलसा बना देती है फूड को। उससे क्या होता है जल्दी से च्विंग हो जाता है, यानी जल्दी से चब जाता है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लार ग्रंथियाँ या लार ग्रंथि बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं सलाइवरी या लार ग्रंथि। ठीक है, इसमें अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं फूड को च्विंग करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आती है हमारी ग्रसिका। अब ग्रसिका से फूड कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। तो क्या ऐसा होता है हमने कुछ भी खाया, फट से वो हमारे पेट में गिर गया, अगर ऐसा होता तो हमें आवाज़ आती ना, पानी पिया फट से पेट में आवाज़ आई, कुछ भी खाना खाया चबाया फट से अंदर के आवाज़ आई, नहीं ऐसा नहीं होता है। डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि ग्रसिका में क्या होती है, क्रमाकुंचन गतियाँ होती हैं। क्रमाकुंचन गतियाँ यानी कि देखिए क्रमाकुंचन गतियाँ कैसे होगी, फूड गया इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर देखिए ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फूड कैसे जाता है हमारी ग्रसिका से, धीरे 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 स्टमक में जाता है। इसलिए फट से नहीं गिरता है, वो कैसे गिरता है, धीरे 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 गतियाँ करती हुई जाता है, यानी मूवमेंट्स होती है उनमें। कौन सी मूवमेंट्स होती, क्रमाकुंचन मूवमेंट्स होती है। इसके बाद फूड आया, आगे किस में चला गया, स्टमक में आ गया है फूड। अब यहाँ से चालू होता है मेन काम हमारे डाइजेशन का। हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बहुत सारी जठर ग्रंथियाँ भी प्रेजेंट होती है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। ये क्या होता है, एसिड होता है यानी कि अम्ल होता है, और इसके आसपास है ना, स्टमक के आसपास क्या होता है, एक श्लेष्मी आवरण होता है। ये श्लेष्मी आवरण का काम क्या होता है कि अम्ल से आमाशय को प्रोटेक्ट करके रखना, अम्ल से आमाशय की रक्षा करना। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं। सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं पेप्सिन, क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। उस डाइजेशन को करने में हेल्प कौन करता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ आया स्टमक में क्या होता है। अब स्टमक में तो फूड का क्या हो गया, आंशिक पाचन हो गया, यानी थोड़ा बहुत पाचन कहाँ पे हो गया, फूड का स्टमक में हो गया। अब ये आंशिक पाचन होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या आती है, फूड कहाँ पे जा रहा है, अब फूड जा रहा है शुद्रांत्र में। फूड कहाँ पे चला गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ आ गया। यहाँ पे फूड का क्या होगा, फिर से पाचन स्टार्ट होगा, यानी कि थोड़ा बहुत पाचन तो कहाँ पे हो गया, स्टमक में हो गया, बचा हुआ कहाँ पे होगा, शुद्रांत्र में होगा, यानी कि आंतों में स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे पाचन कैसे होता है, देखिए यहाँ पे पाचन होगा। सपोज हमने कुछ भी फूड खाया तो या तो चरका होगा या मीठा होगा या फिर फीका होगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा या फिर प्रोटीन होगा। उनका कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सरल में, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में। अब यहाँ पे क्या होगा, सबके पाचन के लिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। देखिए ये डायग्राम नोट कर लीजिए आप, या जैसा भी अगर आप नोट नहीं कर रहे तो जो भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका मैं थोड़ा सा डिटेल आपको आगे बताऊंगी कि शुद्रांत्र में क्या होता है, पाचन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का,
फैट का इन प्रोटीन का। या इसी में बता देती हूँ मैं आपको, देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो इजीली किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। फैट कन्वर्ट हो जाता है हमारा फैटी एसिड में, और प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है सबसे छोटी यूनिट प्रोटीन की अमाइनो एसिड्स में। आया ये समझ? क्या बताया मैंने? कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। फैट किस में कन्वर्ट हो जाता है? अब कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करने वाले होते हैं एमाइलेज एंजाइम्स। फैट को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन, और प्रोटीन को कन्वर्ट करता है लाइपेज। कन्वर्ट नहीं कर रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये इसको तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। यानी कि हम कुछ भी कार्बोहाइड्रेट की चीज़ खा रहे हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, टूटेगा, उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। वो ब्रेक डाउन करने का काम कौन करेंगे? ये एंजाइम्स करेंगे। वैसे ही हमने फैट लिया, फैट में हमने घी लिया, ऑयल लिया, XYZ, उसको तोड़ने का काम कौन करेंगे? ट्रिप्सिन फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। वैसे ही अगर हमने प्रोटीन की कुछ चीज़ें खाई तो प्रोटीन को छोटे छोटे, जो सबसे बेसिक यूनिट होती है प्रोटीन की, क्या होती है, अमाइनो एसिड्स, उसमें कन्वर्ट करेगा लाइपेज, यानी इसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। इसके बाद अब फूड कहाँ पर जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, बचा हुआ, यानी कि जो भी ये फूड है जो इधर गया, यहाँ पे इसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि इसका अवशोषण होगा। फूड में जो भी ना मिनरल्स है, न्यूट्रिशंस है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये अग्नाशयी रस होता है, यानी लीवर से निकला हुआ, पित्त से, प्लीहा से निकला हुआ, ये कहाँ पर, यहाँ पे इसका यूज़ होता है। और इसका यूज़ करके क्या होता है, भोजन का अवशोषण हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। किसके थ्रू होता है ये? अग्नाशयी रस के द्वारा। एब्जॉर्प्शन किससे होता है? अग्नाशयी रस, है ना, यकृत से निकला हुआ, या बाइल जूस, पित्तरस जिसको हम कहेंगे। यहाँ पे क्या होता है, पूरा प्रॉपर डाइजेशन हो जाता है फूड का, यानी पूरा प्रॉपर न्यूट्रिएंट निकल जाते हैं फूड से। देखो आप एक बार इस डायग्राम को अच्छे से, हुआ क्लियर? अब एक बात और है कि जो इंटेस्टाइन होती है, इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है विली। क्या कहते हैं उसे? विली। विली का काम क्या होता है? जो अवशोषण की सतह होती है, अवशोषण की सतह को बढ़ा देती है। अवशोषण की सतह को अगर बढ़ा देगी तो क्या होगा, जो फूड है जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसके लिए थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाएगा। ठीक है, हुआ ये पूरा क्लियर आपको? यहाँ पे थोड़ा सा आप अच्छे से नोट करके अगर इस चीज़ को समझेंगे तो अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा आपको। हमने जो प्राणी संपोषण स्टार्ट किया था, हमने किसका पढ़ा था? अमीबा का पढ़ा है, और एक हमने पढ़ा है ह्यूमंस का। ह्यूमंस का इजी है, थोड़े से एंजाइम्स है जो आपको माइंड में रखने पड़ेंगे, वो भी बहुत इजी है, कुछ नहीं है। यहाँ से स्टार्ट होगी। मुंह में क्या है हमारे पास? सलाइवरी ग्लैंड्स है, जिससे सलाइवा सीक्रेट होता है। क्रमाकुंचन गतियों के स्टमक में आता है। स्टमक में क्या है हमारे पास? HCl है, यानी कि HCl कैसा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको बोलते हैं हम। ये फूड को क्या करता है? एसिडिक बना देता है। बहुत बार प्रॉब्लम्स होती है ना, किसी को एसिडिटी वगैरह होती है, तो वो क्यों होती है? इसी वजह से होती है। अब
HCl है, पेप्सिन है और श्लेष्मीय आवरण है। ये श्लेष्मीय आवरण अगर एसिडिक मीडियम है स्टमक का तो उससे क्या करती है, उसकी वॉल की रक्षा करते हैं। कौन? श्लेष्मीय आवरण। इसके बाद लीवर और प्लीहा जो रहता है तो बाइल जूस सिक्रेट करते हैं। बाइल जूस और ये जो अग्नाशयी रस होता है, ये सब क्या होता है, जब इंटेस्टाइन में फूड जाता है फाइनली, तो उस फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, वहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ होता है। और फाइनली अगर इसमें आने के बाद क्या होगा, बाय एनस हमारा फूड क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है। आया समझ में आपको ये? तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, पोर्शन फिनिश हुआ इनिशियल लेवल पे जो आपकी बुक में दे रखा है उस आधार पर। अब जब हम इसका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें क्या पढ़ेंगे, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। तब तक के लिए ये पूरा रिवाइज करिए और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक रिवाइज कीजिए। थैंक यू।